देखो आज हम है ना एक थ्योरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपके जो स्टडी नोट है, स्टडी नोट 4, उसका जो चैप्टर है अपना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, इसका अपन ने मतलब ये 4th चैप्टर ये जो अभी तक चला आ रहा है, मतलब काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। असाइनमेंट पढ़ा, चाहे हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, चाहे हमने अपना और सिमुलेशन पढ़ा, चाहे कितने सारे हमने चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, और उन चैप्टर्स के बाद में थ्योरी भी इसमें बसती है, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। थ्योरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था कि ये आपका मतलब मैक्स 37 मार्क्स तक का भी पूछा जा चुका है अब तक। मतलब 100 में से 37 मार्क्स तक का भी मैक्सिमम इसमें इसमें से केवल चैप्टर 4 में से पूछा जा चुका है किसी अटेम्प्ट के अंदर। तो इसका तो बहुत बड़ा रोल था। ये हमने बात करी थी इनिशियली फर्स्ट डे ऑफ द क्लास में। ठीक है, तो हम इंट्रो लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, हम क्या करेंगे, एक चीज आप जरूर ध्यान देना कि आपके जो एग्जाम में चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, चाहे आपके एग्जाम में थ्योरी पूछा जाए, जैसे सब्जेक्टिव थ्योरी, मतलब जैसे सब्जेक्टिव जिसमें आपको कुछ लाइंस लिखनी पड़ती है ना, जैसे 4, 6, 8 मार्क्स का जो भी आपका थ्योरी क्वेश्चन अगर हो। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है 1 मार्क्स के जो होते हैं। ठीक है, इसमें आपका थ्योरी में आपको ना, जो मैं स्पेशली बोल रही हूँ बच्चों को, लैंग्वेज जो है आपका, जो मॉड्यूल का लैंग्वेज है ना, दैट मॉड्यूल लैंग्वेज इज वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज, वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जिसको कंक्लूड करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर हियर फॉर यू। ठीक है, इसको ज्यादा जरूरी है। और देखो, आपको एग्जाम के अंदर ना, अगर आप ये जो मॉड्यूल ने जिस तरीके की लैंग्वेज को यूज किया है, वो लैंग्वेज को हम इजी बना रहे हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। और आपको जब एग्जाम में लिखना है तो योर लैंग्वेज शुड बी प्रोफेशनल, द प्रोफेशनल लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द मॉड्यूल द सेम वे। मतलब हम ये नहीं कह रहे एग्जैक्टली आप डिट्टो के डिट्टो यू पॉइंट टू पॉइंट आपको रटना है, क्रैमिंग करनी है, उधर जाके आपको ना जॉटिंग करनी है, नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको आपको जब लिखना होता है तो प्रोफेशनली लिखना होता है, सो दैट यू कैन स्कोर। थ्योरी में भी आप क्या कर सके, हाई स्कोर कर सके, आपके मार्क्स कट ना हो सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको इजी लैंग्वेज में लिख दो। मैं आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन आपको अपनी जो लैंग्वेज फॉर एग्जाम जो है, एग्जाम में जो लैंग्वेज है ना, वो आपको प्रोफेशनली ही यूज करनी पड़ेगी। और मॉड्यूल की लैंग्वेज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपके जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ना, जो आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, उसमें मॉड्यूल की ही लैंग्वेज को यूज किया गया है। मॉड्यूल में जो लाइंस यूज की गई है ना, उन्हीं में से एक ऑब्जेक्टिव बना लिया गया है। अगर आप मॉड्यूल की एक एक लाइन को जैसे हम नहीं रीड करते हैं या नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप एग्जाम में अपने एमसीक्यूज, आप एग्जाम में अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने जो आईसीएमए वाले हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट है, वो चाहते हैं कि आप उनके मॉड्यूल पढ़ो, समझो, और उन्हीं की लैंग्वेज को हम वो अपने एग्जाम्स में यूज करते हैं। अगर आपने इसकी लैंग्वेज को छोड़ के कोई अदर लैंग्वेज उठाने की कोशिश करी ना, तो आपके मार्क्स बहुत नीचे आ जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस मॉड्यूल को इग्नोर करते हो तो मतलब आप अपने मार्क्स को इग्नोर करते हो, आप अपना स्कोर नीचे लेके आते हो। सो डोंट डू दैट, आप ऐसा मत करना। आप बोलोगे हम मॉड्यूल खुद से पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, बिल्कुल यही होने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आप जब खुद से मॉड्यूल पढ़ने बैठते हो थ्योरी, तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव नहीं है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है और बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में है। ठीक है, तो आप यू आर द बिगिनर्स, आप तो लर्नर्स हो, स्टार्टर्स हो आप किसी चीज को, तो आपको तो टीचर चाहिए जो उसको आपको समझा सके कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि डरना नहीं है, मॉड्यूल की लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। बच्चों को यहीं पे चक्कर आते हैं, हम क्यों पढ़े, हमें नहीं पढ़ना, ये लैंग्वेज तो हमें नहीं अच्छी लगी। ये मैं अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। बच्चों का सबसे पहले दिमाग में यही आता है, हमें सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, लेकिन मॉड्यूल को है, हम उसको पैरेलल लेके चलेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वही भाषा वहां पे आपको मिलने वाली है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करूंगी और उसमें आप देखना कि उन्होंने कौन सी लैंग्वेज को काम में लिया। अगर आपने मॉड्यूल छोड़ा होता है तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तक हमने जो बातचीत करी। चलो, हाँ मैम। हाँ, तो हम किसी चीज को दरकिनार नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे। इफ वी अवॉइड मॉड्यूल,
तो जो अपने मार्क्स है, मार्क्स अवॉइड यू, ठीक है, वो आपको अवॉइड कर देगा। चलो सबसे पहले हम लोग है ना यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन। हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग। देखो प्रोडक्शन, फिर इसमें प्लानिंग, फिर इसमें कंट्रोल, 3 वर्ड्स का यूज किया गया है। हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन क्या है, प्लानिंग क्या है और कंट्रोल क्या है। जब हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे ना, उस समय क्या होगा कि हो सकता है आपके आगे के भी पीछे के भी कुछ टॉपिक इसमें कवर होते हो। तो व्हाट इज अ प्रोडक्शन? अगर किसी को कभी लिखना हो साथ साथ रफली तो लिख लिया करो, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन, अगर कोई बोले प्रोडक्शन क्या है सिंपली, तो मैं आपके कहीं कहीं ना मैं एब्रीविएशन यूज करूंगी। प्रोडक्शन को मैं ऐसे यूज कर लूंगी तो प्रोडक्शन है, एंड मतलब शॉर्ट में मैंने इसको इस तरीके से यूज किया, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होता है, आपका जो रॉ मटेरियल होता है, आपका क्या है, रॉ मटेरियल है। जब आप रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देते हो? फिनिश्ड गुड। फिनिश गुड्स में। जब आप फिनिश गुड्स में इसको कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, दैट प्रोसीजर इज प्रोडक्शन। वो प्रोसीजर क्या है? वही प्रोडक्शन है। आप अपने रॉ मटेरियल का कन्वर्जन कर रहे हो, और कन्वर्जन में जो कुछ भी आता है वो क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश में आप जब जा रहे हो, तो इस पूरे प्रोसेस में पता नहीं कितने दिन लगे हो, कितने घंटे लगे हो, वो सारा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, आपका सारा स्टेप्स क्या है, कंप्लीटली एक वर्ड में समा जाएगा, एंड दैट इज प्रोडक्शन। तो वेरी सिंपल वर्ड, प्रोडक्शन क्या है? इट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, ठीक है, ठीक है, ये है आपका प्रोडक्शन। फिर वर्ड आता है प्लानिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम है PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। पहले हम 3 वर्ड्स को देख रहे हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको हम क्या निकालते हैं, उनका सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो इफ देयर आर प्रॉब्लम्स, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कहां पर, हमारे प्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग अवर प्रोडक्शन, अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है और उसका हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, और उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है, वो किस में आता है? प्लानिंग में। सो इन प्लानिंग व्हाट वी डू, कि हमें प्रॉब्लम्स ही ना आए, हम क्या करते हैं, ऑन पेपर। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग तो क्या होता है, सब कुछ पेपर पे ही होता है, ठीक है। हम सब बैठ के एक टेबल पे, सब लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, अराउंड द टेबल हम लोग बैठे हैं, अराउंड द टेबल बैठ के हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत दिनों तक बैठकर क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। और हम प्लानिंग किस में करते हैं? पेपर में करते हैं, और सारे पेपर्स को हम कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं। आपको पता है जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो लॉन्च होने के लिए 10 ईयर्स की प्लानिंग लगी है। आप लोग सब लोग आज हर घर में जियो है, मैं तो मान ही नहीं सकती किसी घर में जियो ना हो, हर घर में जियो है। ये जियो जो है, जियो को लॉन्च होने से पहले 10 साल की प्लानिंग कर लगी है। तो प्लानिंग टेक्स अ लॉन्ग 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 टाइम। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही बिजनेस आपका क्या करेगा, शाइन करेगा। बिजनेस क्या करेगा आपका, शाइन करेगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग यही होती है कि प्लानिंग में हमको क्या क्या करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन होना है। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको। सो प्लानिंग इज, आपने अब 12th में भी पढ़ा होगा कि ये 12th में भी पढ़ा होगा प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के ऊपर एक चैप्टर ही रीड किया होगा। सो प्लानिंग क्या है, आपका फोरमोस्ट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपके फर्स्ट स्टेप बिजनेस में क्या है, बिजनेस में फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आपने कुछ ही नहीं किया। मतलब इफ यू आर इफ यू आर इफ यू आर फेल्ड टू प्लान, इफ यू आर फेल्ड टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। पढ़ा है कभी ऐसा स्टेटमेंट? इफ यू आर फेल टू प्लान, अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए, इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल, इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर प्लानिंग नहीं करते हो तो यानी कि ऑटोमेटिकली आपने फेल होने की प्लानिंग कर, ठीक है, ये मतलब होता है। समझ में ना आए ना तो पूछना, समझ में नहीं आया तो पूछना, ठीक है। फिर वर्ड आता है कंट्रोल। अभी मैंने बहुत ब्रीफ में समझा रही हूँ आपको। कंट्रोल 3 वर्ड्स हो गए। पहला वर्ड था आपका प्रोडक्शन, दूसरा वर्ड मैंने बोला प्लानिंग, तीसरा वर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मीन्स
कंट्रोल मीन्स क्या होता है, मतलब कंट्रोल का मतलब क्या है, जो भी आपने प्रोडिक्शन किया है, जो भी आपने प्रोडिक्शन किया है, अगर आपने जो प्रोडिक्शन किया है, वो प्रोडिक्शन क्या है, आपने उस प्रोडिक्शन की पहले प्रोग्रामिंग की होगी या आपने पहले प्लानिंग की होगी। जो आपकी प्रोग्रामिंग की होगी उसको क्या करते हैं, मतलब आपका जो प्रोडिक्शन है, वो प्रोडिक्शन क्या है, कभी भी आपका प्रोडिक्शन और प्लानिंग, प्रोडिक्शन और आपका जो प्लानिंग है वो क्या हो, फेल ना हो, वो क्या हो, फेल ना हो, ठीक है। वो फेल ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, प्रोडिक्शन प्लानिंग आपके फेल ना हो, इसके लिए आप क्या करते हो, हमेशा कंट्रोल्स करके रखते हो। कंट्रोल क्या होते हैं, कंट्रोल का मतलब एक तरीके से आप किसी भी चीज के ऊपर क्या है, अपनी आंखें गड़ाए बैठे हो, या आप सुपरविजन करते हो, क्या करते हो, सुपरविजन करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है, या इंस्पेक्शन करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है, टेस्टिंग करते हो। ये सब क्या है, ये सब कंट्रोल करने के तरीके हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि जो आपने सोचा था वो फेल ना हो जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल्स भी रखते हो, ठीक है, उसके लिए आप कंट्रोल्स भी रखते हो। आप देखते हो जैसे कैमराज है, आप कैमराज क्यों लगवाते हैं, कैमरास किसी भी चीज को कंट्रोल करने का एक तरीका है, कैमरास किसी भी चीज को कंट्रोल करने का एक तरीका है, क्योंकि इससे क्या करते हो, आप लोगों को सुपरवाइज करते हो। अगर लोग सही से नहीं चल रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप फिर मेथड बनाते हो। तो कंट्रोल क्या है, किसी भी चीज को फेल ना होने से, मतलब प्रोडक्शन को, प्लानिंग को फेल नहीं हो, इसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल्स बनाते हो, ठीक है, दैट इज अ कंट्रोल। क्या करते हैं, टू मेंटेन योर प्रोडक्शन, टू मेंटेन योर प्लानिंग वी डू कंट्रोल्स। और ये कितने तरीके के होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने ना छोटा छोटा इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करी है। छोटा छोटा पीपीसी आपका जो चैप्टर है, इस पीपीसी चैप्टर में ये प्रोडक्शन क्या है, ये प्लानिंग क्या है और ये कंट्रोल क्या है, हमने इन तीन वर्ड्स को अलग अलग समझने की कोशिश करी है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आप अब आपकी एक बात बताओ, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, इनको क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करेगा, इंप्रूवमेंट लाएगा। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है, इंप्रूवमेंट लाता है। इसलिए तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, इसीलिए तो आप क्या करते हो, कंट्रोल्स करते हो, इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। भाई कैसे आप इंप्रूवमेंट कैसे लाते हो, तो भाई आप प्लानिंग इसलिए करते हो कि आपकी जो सामान की है ना, रेगुलर और टाइमली क्या हो, डिलीवरी हो, रेगुलर और टाइमली डिलीवरी हो। आपको भी स्टॉक, जब आप रॉ मटेरियल ले तो आपको रॉ मटेरियल भी क्या मिले, रेगुलर और टाइमली मिले। जब आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दो, तो आप किसी को जब सामान डिलीवर करो तो रेगुलर और टाइमली डिलीवर करो। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके के इंप्रूवमेंट के लिए हमको पीपीसी पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, प्रोडक्शन और प्लानिंग और कंट्रोल्स पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हाँ, गोल्स लिख सकते हो, टू अचीव, आप ये लिख सकते हो, टू अचीव गोल्स लिख सकते हो। अब गोल्स में तो सब कुछ ही आ जाता है, गोल्स में क्या क्या आ जाता है, आपका प्रॉफिट्स भी आ जाता है, आपका सेल्स भी आ जाता है, ठीक है, आपकी आपकी टाइमली रिपोर्ट्स भी आ जाती है। गोल्स में तो बहुत कुछ हो जाता है, गोल्स कवर्स टाइमली एवरीथिंग। रिपोर्ट्स मतलब टाइमली रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज को टाइम पर करा है नहीं करा है, उसके लिए जो आप रिपोर्ट्स तैयार करते हो ना, मतलब चाहे रॉ मटेरियल आपके पास में आया, फिर आपने उसको प्रोडक्शन में डाला, फिर आपका उसका फिनिश गुड्स में कन्वर्जन हुआ, उसके टाइम टू टाइम जो रिपोर्टिंग होती है ना, वो भी आपकी होती रहे। गोल्स में सब कुछ होता है, गोल्स कवर्स एवरीथिंग। ये तो एक बिल्कुल रफ रफ चीजें हैं, एक बिल्कुल रफ चीजें हैं कि ये प्रॉफिट, सेल्स, टाइमली रिपोर्ट्स हो, और क्या हो सकता है। टाइमली गोल्स में क्या होता है, हम टाइमली क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। टाइमली कम्युनिकेशन, किससे टाइमली कम्युनिकेशन करोगे, डेफिनेटली आपके पास में, आपके जब आप यहाँ पे बिजनेसमैन हो तो आपके पीछे कौन खड़े हैं, सप्लायर, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, और आपके आगे कौन खड़े हैं, कस्टमर।
ये भी आपका गोल है कि आपका सप्लायर से अगर कम्युनिकेशन क्या है, बहुत टाइमली है या अच्छा है, तो आपको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल मिलता रहेगा और बेटर प्राइस पे आपको मिलता रहेगा। बेटर प्राइस का मतलब सही कीमत पर। और कस्टमर का मतलब अगर आपका कस्टमर से अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो कस्टमर आपसे बंधा रहेगा, ठीक है, आपको सेल्स ज्यादा मिलेगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, दैट इज टाइमली कम्युनिकेशन। तो ये एक छोटा सा एक हिंट है, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग ये करते हो, इसकी इंपॉर्टेंस बोल रहे हैं, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप टाइमली प्लानिंग करते हो, टाइमली प्रोडक्शन करते हो और कंट्रोल भी करते हो, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। फोर्थ, आप अगर प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल ये तीनों करके रखते हो, तो आपका जो स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि कोई इंटरप्शन, विदाउट इंटरप्शन आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस रन कर सकते हो, अपना प्रोडक्शन कर सकते हो, अपना प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंस है, मतलब ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब चलो मैं आपको, ये मैंने आपको इंट्रो देने के बाद में अब हम ना पैरेलल, अब हमने क्या कहा कि मॉड्यूल जो है उसको तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कहा ना आपको। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ ठीक है। अगर आप यहाँ पर आकर देखते हो तो देखो, देखो अभी प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको? यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि मार्क इसमें एग्जाम में पूछता है। मैं बताऊंगी आपको इसमें इस यहाँ से लेकर यहाँ तक में उसने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं आपके एमसीक्यूज के अंदर, बाद में बताती हूँ, पहले मैं पढ़ा दूं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल कैन बी व्यूड एज ए नर्वस सिस्टम ऑफ ए प्रोडक्शन ऑपरेशन, यानी कि प्रोडक्शन भी, प्लानिंग भी और कंट्रोल, ये तीनों चीजें अलग अलग है, इनको एक साथ लिखा है और ये बोला कि हमारे बिजनेस का क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जानते हो आप लोग? नर्वस सिस्टम जानते हो क्या आप लोग? यस यस मैम। क्या होता है नर्वस सिस्टम, यानी ह्यूमन बॉडी? मैम जो पूरी बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर करता है। पूरी बॉडी को नर्वस सिस्टम ही है, आपके जो नर्व्स होती है, ये पूरी ह्यूमन बॉडी है, ये पूरी ह्यूमन बॉडी है, इस पूरी ह्यूमन बॉडी का जो नर्व्स होती है, जो नसें होती है, नर्व्स होती हैं, वो पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ब्रेन टू हेड टू टो, हेड टू टो मतलब सिर से लेकर पांव तक का आपका पूरा नर्वस सिस्टम काम करेगा तो ही आपकी बॉडी काम करेगी। अगर कहीं की एक भी नर्व, एक भी नस अगर आपकी क्या हो गई, काम करना बंद हो गई, तो वो जैसे अगर मान लो लेग में कोई नर्व काम नहीं कर रही है ढंग से, या हाथ की कोई नस काम नहीं कर रही है ढंग से, आपको पता है वो पूरा हाथ ही काम नहीं करेगा। आप बोलोगे मुझे दर्द होता है, मुझे हाथ में सनसनी होना, हाथ में कंपन फील होना, या हाथ में वेट फील नहीं हो रहा, या मैं हाथ से कुछ उठा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा ना कब है कि कोई एक सिंगल छोटी सी नर्व भी आपको क्या कर सकती है, पूरा ही यूजलेस बना सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग जो है, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल, इन तीनों को मिला के इसने क्या बोला, नर्वस सिस्टम। अगर इनमें से एक भी लूज हो गया, एक भी नस, प्रोडक्शन की हो चाहे प्लानिंग हो चाहे कंट्रोल, अगर एक भी नस वीक हो गई ना, तीन अलग अलग नसें हैं या तीन अलग अलग नर्व सिस्टम है, अगर तीनों में से एक भी वीक हुआ ना, आपका पूरा प्रोडक्शन, आपका पूरा बिजनेस ढह जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्राइमरी कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। भाई क्या कंसर्न है, हम क्यों पढ़ते हैं, प्राइमरी कंसर्न क्या है कि इज द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग कि भाई अगर ये हमने अभी थोड़ा सा देख भी लिया था कि कस्टमर के साथ में हमारा कम्युनिकेशन है, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर और टू इन्वेंटरी स्टॉक अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटरमिन्ड स्केड्यूल। हमने कहा कि हमने सोचा था कि हम महीने भर बाद में या 28 डेज बाद में जो हमने कस्टमर का जो प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर के घर पे डिलीवरी करवा देंगे। अगर हमने ये बोला है तो ये हमें करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये सब किसमें आएगा, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर डिलीवरी भी है, अगर कस्टमर के पास में डिलीवरी भी करनी है, या इन्वेंट्री स्टॉक है जो आपको रॉ मटेरियल के रूप में आपको रिसीव करना है ना, ये कैसे, इसके लिए भी आपने क्या किया होगा, पहले प्री डिटरमिन्ड का मतलब होता है पहले से क्या की होगी, इसकी प्लानिंग की होगी। स्केड्यूल का मतलब क्या है, टाइम टेबल बनाया होगा। टाइम टेबल बनाया होगा, टाइम टेबल क्या होता है, एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। व्हाट इज टाइम टेबल, पहले तो ये बताओ, टाइम टेबल क्या होता है, आपने पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाया है क्या, बनाया है। तो टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, और उस घंटे को के बाद में दोपहर को क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, रात को क्या पढ़ना है।
या मुझे कितने बजे खेलना है या कितने बजे टीवी देखना है, दैट इज टाइम टेबल, दैट इज प्लानिंग यू डू. सो व्हाई यू डू प्लानिंग, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ पीपीसी. अगर क्वेश्चन में पूछे कि पीपीसी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि पीपीसी का प्राइमरी कंसर्न क्या है. तो पीपीसी का प्राइमरी कंसर्न क्या है, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर और इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल. अरे आ रहा है क्या समझ में, मैं इसलिए बता रही हूँ यहीं से ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं और ऑब्जेक्टिव आपको आने भी चाहिए. हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछ रहा है, मैं एक बार इसको रख कर देती हूँ, सॉरी यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है वो वाला. ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा प्राइमरी कंसर्न पूछे तो, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ पीपीसी. सो यू विल से ये पूरी लाइन. ठीक है, अगर मैं ये छोड़ती हूँ मॉड्यूल तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर मत कहना बाद में, तो ये नहीं कर सकते आप लोगों के साथ में. ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं, अब है ना इसमें तीन तरीके की टाइम पीरियड की बात हुई है, 3 तरीके के टाइम पीरियड की बात हुई है. क्या है वो टाइम पीरियड, देखो यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, 7 से 10 साल का पीरियड या उससे ज्यादा, 7 से 10 साल या उससे भी कितने भी ज्यादा पीरियड हो सकते हैं. आपके जो उस पीरियड में आप क्या करते हो, आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है, योर प्रोडक्शन प्लानिंग टोटली डिपेंड ऑन प्लांट कंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके की आपका बिजनेस में आप किस तरीके के प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करवाओगे या खरीद के लाओगे. आपको आप बिजनेस आप कौन सी लोकेशन पे सेट करने वाले हो, गोवा में सेट करने वाले हो, बैंगलोर में सेट करने वाले हो. अगर आपका टेक्सटाइल में है तो क्या आप अहमदाबाद जाने वाले हो, सूरत जाने वाले हो, क्योंकि अहमदाबाद और सूरत में क्या होता है, टेक्सटाइल्स की बहुत सारी क्या है, मिल्स है. तो आप सोचोगे अगर मुझे टेक्सटाइल्स रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करना है तो मुझे ना सूरत में जाके अपना बिजनेस सेटअप कर लेना चाहिए, और वहीं पे अपने क्या करना है, अपने मशीन्स प्लांट कंस्ट्रक्शन अपन को सेटअप करना चाहिए. एंड प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन का मतलब आपको जो प्रोडक्शन जो है ना वो किस 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 तरीके से चलेगा स्टेप बाय स्टेप, वो प्रोडक्ट लाइन होता है. प्रोडक्ट लाइन का मतलब आपको समझा देती हूँ मैं साइड बाय साइड यहाँ पर. प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये दिख रहा है आपको ये वाली स्क्रीन भी, ठीक है. प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पहला स्टेप आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्शन को एक लाइन में करते हो. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. जैसे हमने कहा आपको क्या करना है, इंडस्ट्री सेट करनी है, कौन सी, आपको टेक्सटाइल की इंडस्ट्री सेट करनी है. अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेट करनी है तो सबसे पहले बताओ आप कपड़ा जो बनाओगे वो कपड़ा डायरेक्ट ही आ जाता है या कपड़े को भी उसकी भी वीविंग होती है या कपड़े को भी बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है. कैसे कैसे बनता है कपड़ा, किसी को आइडिया है कोई, कपड़ा कितने तरीके का होता है, रेशम का भी होता है, हाँ मैम, रेशम, कॉटन का होता है, कॉटन ब्लेंड, पॉलिस्टर. हाँ पॉलिस्टर का भी होता है. तो इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल होता है, हाँ तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल होता है. हाँ मैम. टेक्सटाइल के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल हो सकता है, जैसे कॉटन हो सकता है ना, यस मैम. वुल हो सकता है ना, और आपने कहा रेशम का होता है, तो रेशम में क्या होता है, सिल्क. हाँ सिल्क. हाँ सिल्क हो सकता है, तो उसको सिल्क लिख लो, सिल्क हो गया. सिल्क वॉर्म से मिलता है ना सिल्क अपन को, सिल्क वॉर्म से. हाँ मैम. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन की लाइन कैसे चलेगी, फिर आप उसको क्या करोगे, इस रॉ मटेरियल को लाओगे और उसका सेकंड स्टेप पर आ जाओगे. लाइन मतलब किस लाइन में आपका प्रोडक्ट तैयार होगा. तो पहली लाइन तो यहीं से तैयार हो गई कि आपको रॉ मटेरियल का कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उसको मशीनों में डालना पड़ेगा, तो आपको मशीन में आपकी रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा, फिर रॉ मटेरियल का जो वेस्ट है वो साइड हो जाएगा, और उसका जो यूटिलिटी वाला पार्ट है वो आप सी लाइन में ले आओगे. तो सी लाइन में आप क्या करोगे, जैसे आप रेशम होता है, आपको पता है रेशम के कितने सारे कीड़े होते हैं, उनको कितने बड़े बॉयलर्स में डाला जाता है. ठीक है, कितने सारे रेशम के कीड़े मरते हैं तब एक साड़ी तैयार होती है. फिर उसमें से सिल्क अलग होता है और उसमें वेस्ट जो है वो कीड़े का कचरा वो अलग होता है, और सिल्क अलग होता है. फिर उस सिल्क को तैयार करने के बाद में उसका फैब्रिक तैयार हो जाएगा. फिर उस फैब्रिक को तैयार करने के बाद में उस फैब्रिक का क्या बन जाएगा, उस फैब्रिक के ऊपर आप कलर कर दोगे, करोगे ना कलर, हाँ मैम, डाई. हाँ डाइंग जिसे बोलते हैं. और कलरिंग करने के बाद में क्या करोगे, उसके ऊपर प्रिंटिंग करोगे, डिजाइन बनाओगे नहीं बनाओगे. हाँ मैम. ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट लाइन ही तो है. मतलब ये प्रोडक्ट लाइन का मतलब प्रोडक्ट को एक प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन लाइन बोलते तो भी मैं यही बोलती, और प्रोडक्ट बोलोगे तो भी यही बोलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट एक लाइन में चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है, तो ये एक अपना क्या चल रहा है, प्रोडक्शन लाइन चल रही है.
ठीक है, समझ में आया? नहीं, आपको तो समझ में नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, अभी प्रोडक्शन लाइन में हमने क्या कहा कि आपको अगर आप किसकी बात करते हो, लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करते हो। लॉन्ग टर्म पीरियड क्या माना है हमने, आप बताओ। लॉन्ग टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड कौन कौन सा हो गया? कितने, अगर पूछे व्हाट इज द 7 to लॉन्ग 10 टर्म years. सॉरी, फिर से बोलो जो भी बोल रहे हैं। Ma'am, 7 to 10 years. हाँ, तो 7 to 10 ईयर्स या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 15 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स हो गया। तो लॉन्ग पीरियड जो है वो अपना इतना पीरियड होता है, 7 to 10 ईयर्स और मोर। ठीक है, इसमें आप लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या क्या करते हो? आप बोलेंगे आप प्लांट कंस्ट्रक्शन करते हो। प्लांट मतलब मशीनरीज आप ऑर्गेनाइज करते हो, आप अपनी लोकेशन को सर्च करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? प्रोडक्ट लाइन डिजाइन करते हो। आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या होगी? प्रोडक्ट लाइन डिजाइनिंग होती है। ठीक है, ठीक है, इस प्रोडक्ट लाइन का डेवलपमेंट करते हो। ठीक है, ये किस में आ गया? लॉन्ग टर्म पीरियड में आ गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद में अगर बात हुई तो शॉर्ट टर्म को कैसे भूल सकते हैं? शॉर्ट टर्म पीरियड को कैसे भूल सकते हैं? तो एक अपना क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म पीरियड आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट रेंज बोल दो क्योंकि आपकी बुक वालों ने शॉर्ट रेंज पीरियड बोला है या शॉर्ट रेंज प्लानिंग बोला है, तो शॉर्ट रेंज प्लानिंग उठाते हैं हम लोग। ठीक है, मैम इसमें एमसीक्यू जैसे डायरेक्ट आते हैं क्या, मतलब हाँ डायरेक्ट ही पूछ लेता है। हाँ, जैसे कोई एग्जांपल दो ना आप इसमें। जैसे इसके अंदर एग्जाम, अभी मैं इसको पहले एक बार पैराग्राफ को पूरा कर दूं फिर मैं एग्जांपल लेती हाँ हूँ। ठीक है, एक बार ठीक मैं है कहूँ, मैम। हाँ नहीं तो फिर आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, अब दूसरा क्या लेता है? शॉर्ट रेंज प्लानिंग। शॉर्ट रेंज प्लानिंग कहाँ से? सेवरल मंथ से लेकर एक साल तक का जो पीरियड है वो शॉर्ट रेंज प्लानिंग है। ये किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है ऑन द एरियाज ऑफ इन्वेंट्री गोल्स। मतलब आपका जो इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक हुआ, आपका वेज बजट हुआ। वेज बजट का मतलब जो, मतलब 1-2 महीने का प्लानिंग हुआ, साल भर का प्लानिंग हुआ, जो आपका एनुअल बजट नहीं होता है उसके अंदर अंदर जो जितनी भी चीजें आप कर लोगे, आपका मटेरियल, आपका लेबर का, है ना, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ सकती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो मीटिंग्स तैयार करना, ठीक है, सेल्स बजट बनाना, परचेज बजट बनाना। ठीक है, ये आपके जो है ना ये सेवरल मंथ से ईयर के बीच में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इन प्लान्स प्रोजेक्टेड ओवर अ 2 to 5 years पीरियड। अगर मान लो आपका प्लान क्या हो, आपका टाइम पीरियड क्या हो जाए, 2 से 5 साल तक का पीरियड है, ये आपका मीडियम रेंज पीरियड है। इसको क्या बोलोगे आप? ये वाला जो पीरियड है इसको लिखोगे आप मीडियम। ये तो हो गया शॉर्ट रेंज। और ये वाला जो वर्ड आ गया ये क्या आ जाएगा? लिखा नहीं है उसने, आप लिख लो मीडियम रेंज। आपके पास है? सबके पास में बुक नहीं है? नो मैम। है मैम। है नहीं है? है मैम। अच्छा, तो ये जो 2 से 5 साल तक का पीरियड होता है, वापस से बात करते हैं। यहाँ दिख रही स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको? आपका शॉर्ट रेंज पीरियड में कितना हो गया? फ्यू मंथ्स टू अ ईयर, एक साल तक। ठीक है, और आपका मीडियम रेंज पीरियड कौन सा आ गया? बताओ। मीडियम रेंज में आपका 2 साल से लेकर 5 साल 5 साल। तक, 2 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक के जो पीरियड होते हैं वो आपका मीडियम रेंज पीरियड है। ठीक है, तो इस मीडियम रेंज पीरियड के अंदर आपको क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? इसके अंदर प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको कैपिटल के लिए। ठीक है, आपका कैपिटल क्या होना चाहिए, और आपका कैपिटल के बाद में आपकी जो प्लांट की कैपेसिटी होती है। प्लांट कैपेसिटी का मतलब, किसी को कैपेसिटी का मतलब मालूम है? पढ़ी है नहीं कॉस्टिंग में आपने? मैक्सिमम आउटपुट। हाँ, जैसे मान लो कि एक मशीन आप लेके आए और इस मशीन का नाम है ए मशीन, इसकी कैपेसिटी 80 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की है इन अ डे, पर डे। तो ये हमने 80 प्रोडक्ट्स पर डे बोला। ये क्या है? इस प्लांट ए की क्या प्लांट की है? कैपेसिटी। कैपेसिटी है इसकी। एफिशिएंसी नहीं बोलते, एफिशिएंसी अलग चीज है। कैपेसिटी का मतलब है कि उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन पावर कितनी है, दैट इज ए मैम कैपेसिटी। जैसे मान लो आपको, एफिशिएंसी तो लेबर हाँ की होती है ना। हाँ, अरे रुको तो, से एफिशिएंसी मशीन की भी होती है, एफिशिएंसी प्लांट की भी होती है, एफिशिएंसी पावर की भी होती है। एफिशिएंसी अलग चीज है। देखो, जैसे एक मैन है, एक ह्यूमन बीइंग है। अब मान लो मैं अगर 50 kg वेट उठा सकती हूँ मैक्स टू मैक्स, तो दैट इज माई कैपेसिटी 50 kg वेट उठाने की। अगर कोई मान लो उस 100 kg उठा सकता है, कोई 80 kg उठा सकता है ना? राधिका तुम कितना उठा सकती हो? 30 kg मैक्सिमम। एक एग्जाम्पल है ना, माइंड मत करना। तो ये आपकी कैपेसिटी है।
तो कैपेसिटी क्या होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना उसको बेयर कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 80, तो अगर आप सोचो कि मैं इसको इसके ऊपर क्या कर दूं, 90 यूनिट्स चढ़ा दूं, या मैं इसके ऊपर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दूं इन ए डे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, जब आप कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर आप काम करने की कोशिश करते हो, यानी कि किसी इंसान की क्षमता अगर 50 किलो उठाने की और आपने उस पर डाल दिया, ले भाई तू 80 किलो उठा ले, वो क्या हो जाएगा, वो है ना ऐसे ऐसे गिर जाएगा, वो ऐसा नहीं रह सकता है, वो ऐसे हो जाएगा। और अगर आप मशीन के अंदर जाके क्या हो जाएगा, आप मशीन की जो कैपेसिटी है उसकी 80 के ऊपर जाके उस पर सोचते हो मैं 100 बना दूं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, बॉटल नेक। क्या बोलते हैं, बॉटल नेक। बॉटल नेक। आपने देखा बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, एक मैम बॉटल से, पानी हाँ गले तक आ जाता है मैम वैसा। देखो मेरे को तो बॉटल बनानी आती नहीं है, मैंने कभी पी नहीं, इसलिए मुझे आती नहीं। आप लोगों ने ट्राई की है, देखो मतलब हम ये बॉटल का ही एक एग्जांपल लेते हैं। मोस्टली बॉटल्स जो होती है, जो आपकी वाटर बॉटल्स है, चाहे आपकी और कोई बॉटल्स है, थर्मोस्टील बॉटल है, चाहे आपकी आपकी ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है। अब ये बॉटल के अंदर इसको बॉटल नेक बोला गया, ये आपकी बॉटल की क्या है, बताओ, ये बॉटल की क्या है, नेक। नेक है, और ये आपकी पूरी बॉटल है। अब आप एक बात बताओ कि ना इसकी कैपेसिटी तो इतनी है, आप उसको नेक तक भर दो या उसके गर्दन तक भर दो तो क्या होगा, या बॉटल नेक का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, जो उसकी कैपेसिटी उसके बियॉन्ड जाकर। बॉटल नेक का मतलब होता है किसी चीज का जैसे मान लो कि बॉटल नेक का मतलब ना बिजनेस में ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है लेकिन बीच में बॉटल नेक आ गया या उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो क्या करोगे आप, यहाँ पीछे से तो आपने रॉ मटेरियल छोड़ दिया, यहाँ पे आके वो क्या हो गया, फंस गया, तो आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा। आपने कभी देखा ऐसे पानी की पाइपलाइन होती है, पानी की पाइपलाइन होती है, उसमें भी क्या होता है कभी कभी, अगर वो श्रिंक हो जाए, वो खराब हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बॉटल नेक का मतलब ये है कि फ्लो क्या है, यहाँ पे फ्लो वीक होगा, फ्लो वीक होगा। अरे यहाँ समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत हाँ आप मैम लोगों आ को, गया आ गया। आगे आपको समझ में। अब जैसे मान लो इस बॉटल नेक से हम समझ सकते हैं कि इसमें आप अगर आप लिक्विड डालोगे तो डेट कैन एंटर इजीली, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं इसके अंदर ना वो टेनिस बॉल डाल दूं, या इसके अंदर छोटी वाली जो बॉल होती है, कौन सी होती है, टीटी बॉल है, वो डाल दूं, तो वो तो फंसी जाएगी ना, वो तो इस नेक में फंस जाएगी, तो वो बॉटल नेक है। जो चीज इसके लायक नहीं है वो चीज इससे करवाना चाहोगे तो वो क्या है, इसका बॉटल नेक है। वो क्या है इसके लिए, आप सोचो मैं यहाँ पत्थर डाल दूं तो वो फंस जाएगा यहाँ पर, तो इसकी कैपेसिटी क्या है, वो पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है, दैट इज बॉटल नेक। आ रहा है समझ में। हाँ देखो आपको इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, अगर आप बिल्कुल बुक की लैंग्वेज उठा के समझोगे तो आप बोलोगे बस हो गया, इतना ही समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो आपका मैंने बताया कि आपका अभी मैंने किस की बात करी थी, मीडियम रेंज की बात करी ना, हाँ। तो मीडियम रेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, और आपकी मीडियम रेंज के अंदर हम प्लांट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या प्लांट का लेआउट कैसा होना चाहिए। लेआउट का मतलब स्ट्रक्चर, आपका प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी को कहाँ कहाँ अरेंज करें, है ना। लेआउट का मतलब क्या होता है, ढांचा तैयार करना पूरे बिजनेस के। कभी आपने किसी इंडस्ट्री का टूर लिया है, किसी फैक्ट्री के अंदर गए हो आप लोग कभी, या कभी आपने हाँ कभी, मैम। या आपने यूट्यूब पे भी देखा हो, या आपने कभी पिक्चर्स में भी देखे हो, तो वहां पे ढेरों मशीनरी लगी होती है, ठीक है। तो लेआउट का मतलब होता है कि कोई भी तरीके का आप प्लांट्स का क्या करते हो, स्ट्रक्चर तैयार करते हो, कि मुझे अगर जैसे हमने यहाँ पर लिया, ऊपर वाले में लिया था कि आपको रॉ मटेरियल लेना है, फिर आपको फैब्रिक बनाना है, फिर आपको फैब्रिक का कलरिंग करना है, जो भी आपने करना है, तो उसमें आपको अलग अलग मशीन लेनी पड़ेगी, और मशीन के भी आपको क्या करना पड़ता है, लेआउट तैयार करना पड़ता है, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, कि कौन सी मशीन को कहाँ सेटअप करें कि पहले आते हैं उसमें रॉ मटेरियल डल जाए, फिर रॉ मटेरियल से जब आगे थोड़ा सा वो वर्क इन प्रोसेस में है तो दूसरा मशीन पे वो माल को डालना पड़ेगा, तो वो कौन सी मशीन पे डालना पड़ेगा। तो प्लांट्स हमको कौन कौन से बाय करना चाहिए, हमने 5 तरीके के प्लांट्स खरीदे, वो 5 तरीके के प्लांट्स कौन कौन से होंगे, और उनको कहाँ कहाँ सेटअप करें, कहाँ कहाँ सेटअप करें। जैसे मान लो एक बड़ी सी इंडस्ट्री है, इस बड़ी सी इंडस्ट्री पे ये गेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मशीन नंबर ए रख दो, मशीन नंबर ए रख दो, है ना। और ये मशीन मान लो यहाँ पर मान लो एक स्टोर हाउस है, ऐसे रख लो, तो फिर ये अपना एक स्टोर रूम है, और सबसे पहले रॉ मटेरियल यहाँ आता है,
इसी के पास में आपने मशीनरी ए लगा दी ताकि स्टोर रूम से रॉ मटेरियल डाल के कहाँ आ जाए, डायरेक्ट प्लांट ए पर आ जाए। फिर प्लांट ए के पास में हमने एक और स्टोर रूम बना लिया, स्टोर रूम ए बना लिया ताकि मशीन ए पे जो माल तैयार हुआ है हम उसको कहाँ तैयार करें, स्टोर रूम, इसको लिख दो स्टोर रूम ए, इसको स्टोर रूम बी, ताकि मशीन बी में जाने से पहले, मशीन बी में जाने से पहले हम आज का माल जो हमने तैयार किया वो स्टोर रूम बी में हम क्या कर दे, जमा कर दे। अगले दिन जब उस माल को मशीन बी पे डालना पड़े तो हम कहाँ से उठा लें, स्टोर रूम यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दें। फिर उसके बाद में इसका माल जो तैयार हुआ है हमने यहाँ पे स्टोर रूम बना रखा है, इस स्टोर रूम में डाल दें और उसके पास में सी मशीन को लोकेट कर दें। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्लांट का एक लेआउट तैयार कर दिया। क्या कर दिया, प्लांट का लेआउट। अरे समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा समझ में नहीं समझ में आएगा तो अब बोलना पड़ेगा आप लोगों को। कोई भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है, ये मानो मैं। हाँ मैम। आपको नहीं समझ में आया तो बोलो, गर्ल्स समझ में आ रहा है मैम ये वाला वापस समझा दो। तो बोलते क्यों नहीं हो यार, अरे बोलते क्यों मैम मैं नहीं? समझने की कोशिश कर रही थी लास्ट में कि क्या हुआ, तब आपको आंसर दो ना। राधिका, हाँ मैम। प्लांट लेआउट का मतलब देखो, लेआउट का मतलब क्या होता है, लेआउट का मतलब होता है ढांचा। क्या होता है लेआउट का मतलब, ढांचा ढांचा। या स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर। एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है कि नहीं है मैम। ब्रेन कहाँ है, सबसे ऊपर है, पाँव कहाँ है, सबसे नीचे है, हाथ कहाँ है, मीडियम बॉडी पे। तो ये अपना एक ढांचा है कि नहीं है। तो अपना बॉडी का सिर अलग है, पेट अलग है, टांगे अलग है, हाथ अलग है, ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर एक लेआउट है। इसी तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, पूरी फैक्ट्री का भी एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा। और पूरी फैक्ट्री का एक लेआउट तैयार करने के लिए अंदर जाके देखो तो प्लांट का लेआउट तैयार करना। प्लांट का मतलब क्या होता है, अरे प्लांट का मतलब मशीन है यार। प्लांट का मतलब क्या है, मशीन। कभी आपने सुना नहीं प्लांट, जब बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है तो उसको प्लांट बोलने लग जाते हैं। प्लांट का मतलब पौधा नहीं होता है, वो वहां होता है साइंस। हाँ मैम बता। ये आपके घर पे प्लांट्स लगाए वो अलग है। यहाँ पे बिजनेस में आप क्या बोलते हो, बहुत बड़ी बड़ी बिग मशीन्स को आप क्या बोलते हो, प्लांट बोलते हो। मैंने ये प्लांट मैंने कहा आपको फैक्ट्री लेआउट तैयार करना पड़ेगा। आपको फैक्ट्री की लोकेशन देखने के बाद में फैक्ट्री लेआउट तैयार करना पड़ेगा। हमने क्या कहा, जब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना बेटा, जो 2-2 4-4 किलोमीटर के दायरे में होती है, उस केस के अंदर हमको पूरा प्लांट कहाँ कहाँ, कौन सी मशीनरी को कहाँ सेट करें, कौन सी मशीनरी को कहाँ सेट करें। तो हमने कहा यहाँ पे एंट्रेंस गेट है, ये एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट पर हमको कौन सी मशीन रखनी चाहिए। तो हमने कहा चलो भाई ये यहाँ पर पहले रॉ मटेरियल को यहाँ डलवा देंगे, और हम इसको क्या बोलते हैं, गोडाउन बोल देते हैं। चलो गोडाउन भी यही है, गोडाउन भी यही है, इसमें रॉ मटेरियल डलवा दिया। और जब भी हमको इससे गोडाउन से, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जो आप मान लो कि यहाँ से ना 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्लांट ए लगा दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। इससे क्या होगा, आप फिर ना छोटे छोटे ट्रक्स होंगे, उन छोटे छोटे ट्रक्स के अंदर रॉ मटेरियल डालोगे, और एक लेबर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, 2-3 लेबर भी अपॉइंट करने पड़ेंगे जो जो रोज यहाँ से जाके यहाँ इस मशीन में उस रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो ऐसा लेआउट तैयार नहीं कर सकते ना, लेआउट भी ऐसा तैयार करें कि हमारा काम क्या हो, फास्ट हो, फास्ट होने के साथ में स्मूथ हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये लेआउट कैसा होना चाहिए, कैसा लेआउट तैयार करें प्लांट का, तो प्लांट का लेआउट ऐसा ही तैयार करें। प्लांट है यहाँ लगाओ, इतनी दूर लगाओगे तो ताकि रॉ मटेरियल यहाँ पे आपने डलवाया, और जैसे ही हमको काम स्टार्ट करना हो अगले दिन सुबह हम यहाँ से रॉ मटेरियल उठाएंगे और प्लांट ए पे उस मशीन में हम उस रॉ मटेरियल को डाल देंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। समझ मैम में आया। मतलब मोस्ट एफिशिएंट जगह पे प्लांट लगाना है, ये है बस, है ना। हाँ, अब एक और मशीन है उसका नाम प्लांट बी है। अब प्लांट बी प्लांट ए के पास होना चाहिए, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट बाद में यहाँ पे जो माल रेडी हुआ है वो भी वर्क इन प्रोसेस में है, अभी वो यहाँ जाएगा। तो आप उसको पास में लोगे कि इसको और दूर खड़ी कर दोगे, यही रखोगे, है कि नहीं। हाँ मैम। अब जैसे मान लो आप लोग ब्रेड्स बनाते हो, ब्रेड्स बनती है, आप रोज सुबह ब्रेड खाते हो, ठीक है। तो अब जैसे आपने कोई सी भी ब्रेड खाई, मैं कंपनी का नाम नहीं जानती, कोई भी एबीसी ब्रेड है। अब एबीसी ब्रेड के लिए सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट किया होगा बताओ, आपका रॉ मटेरियल क्या रहा होगा बताओ। मैम वीट। वीट रहा होगा। तो आपने सबसे पहले वीट लिया, लेके आ गए आप खेतों से, आपने सप्लायर्स आपके जो है वो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनसे आप रॉ मटेरियल वीट लेके आए, और यहाँ पे प्लांट ए लगाया, यानी कि एक चक्की है उसके अंदर वो वीट को डालोगे। तो वो उस वीट का आपने क्या बनाया होगा,
क्या बनाया होगा? फ्लोर, हाँ, इसका आटा बनाया होगा, राइट। आटा बनाने के बाद में आपने उसको प्लांट बी पे डाला होगा। इस प्लांट बी के अंदर मान लो एक ऐसी मशीन है इस प्लांट के अंदर जिसमें आपने क्या डाला होगा? आटा भी डाला होगा, आपने इसमें तेल भी डाला होगा, आपने इसमें ईस्ट भी डाला होगा, आपने इसमें मिल्क भी डाला होगा, आपने इसके अंदर वाटर भी डाला होगा, आपने इसके अंदर सॉल्ट भी डाला होगा। मतलब एक इतना बड़ा प्लांट है कि एक साथ सारी चीजें डालेंगे तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा क्या तैयार हो जाएगा? इन सबसे एक बहुत बड़ा आटा लग जाएगा, डो लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसका डो तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको क्या करोगे? फिर उसको आप प्लांट सी में लेके जाओगे, प्लांट सी में लेके जाओगे। प्लांट सी क्या करेगा? उसका उस डो को हमने क्या करा? बड़ी बड़ी ट्रे में ले जाके और उसके अंदर इस मशीन सी में पहुंचा दिया। मशीन सी में क्या होगा? ये मशीन प्लांट सी जो इसको क्या बोलो? बेक होगा। इसके अंदर क्या होगा? बेक होगा, यानी कि उस आटे की सिकाई होगी। उस आटे की सिकाई होने के बाद में क्या होगा? आप प्लांट डी में आ जाओ। आप प्लांट डी में आ जाओ। आ गए प्लांट डी में? प्लांट डी में क्या होगा? बेकिंग के बाद में इसकी क्या होगी? कटिंग होगी। क्या होगी? कटिंग होगी। भाई आपकी जो ब्रेड्स हैं उसके बड़े बड़े लोफ्स तैयार होंगे। लोफ्स का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े पीसेस, LOAFS, लोफ्स तैयार होंगे और उनकी क्या होंगी? स्लाइसेस कटेंगी। फिर उसके बाद में एक लोफ तैयार हो गया, उसके बाद में बड़ा सा एक कट लगेगा और दूसरा उसकी कटिंग होगी। ये दूसरा, ये फर्स्ट लोफ। इस तरीके से उसके बाद में क्या होगा? बताओ। हमको एक प्लांट ई तैयार रखना पड़ेगा। प्लांट ई में क्या होगा? पैकिंग होगी। क्या होगी प्लांट ई में? आप पैकिंग करोगे। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब? मैं तो बोल रही हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। या तो आपको पूरा समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? आया ऐसे ना मैम। शेमलेस मत बना करो यार, कुछ तो बोला करो। आया नहीं आया दो ही वर्ड्स हैं। आप लोगों को कौन सा पढ़ाना है यार? आप लोगों को तो बोलना है हाँ या ना। आ गया ना? ठीक मैम है। आ गया तो ये मैम। पैकिंग, ये मैंने आपको क्या इतनी देर मैंने क्या समझाया आपको बैठ के? आपको एक लेआउट समझाया है, ठीक है। आपको पता है एक वर्ड समझाने के लिए हमको कितनी देर और एक पूरा हो सकता है एक लेक्चर ही लेना पड़ जाए। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने लेआउट तैयार किया है? और मान लो ये प्लांट ई तैयार हो गया, उसके बाद में ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, यहाँ पर आपका एक एग्जिट गेट लगा हुआ है। एग्जिट गेट के ऊपर यहाँ पे ट्रक्स खड़े हुए हैं, ये ट्रक्स हैं, लॉरीज खड़ी हुई हैं, ठीक है। प्लांट ई से पैकिंग होने के बाद में हमने उसमें क्या कर दिया? ये प्लांट ई के बाहर ही ना, ये प्लांट ई के बाहर ही ट्रक्स लगे हुए हैं, इसमें माल डाल, ट्रक रवाना हो गया। दूसरे में माल डाल दिया, फिर वो ट्रक भी रवाना हो गया। फिर तीसरे में डाल दिया, वो भी रवाना हो गया। फिर ये पूरे जयपुर में स्प्रेड हो गया। अरे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है मैम। पूरा फैक्ट्री के अंदर पूरा फैक्ट्री लेआउट भी तैयार हो गया, उसके इंटरनल सिस्टम को देखा तो प्लांट लेआउट भी तैयार हो गया आपका। समझ में आया? तो ये आपका जो हम देख रहे थे ना, ये कैपिटल कितनी लगेगी, प्लांट की कैपेसिटी को, कितनी कितनी कैपेसिटी का प्लांट खरीद के लाओगे, कितनी कितनी ब्रेड बन जाए, फिर उसका लेआउट कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमने सारा यहाँ पे समझने की कोशिश करी है प्लांट लेआउट के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं बोलना है किसी को। चलो इतनी रखिए फिर क्लास। देखो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही समझा आज। आज केवल हमारा ना ये पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक से लेकर यहाँ तक ही हुआ है। अगर मैं इसमें एक ऑब्जेक्टिव बना दूं कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, PPC जो है, इसमें अगर हम ये पूछे कि इसमें अगर ये पूछे कि कितने तरीके के पीरियड कवर होते हैं इसके अंदर, कितने तरीके के पीरियड्स कवर होते हैं? लॉन्ग रेंज पीरियड, लॉन्ग रेंज पीरियड, शॉर्ट रेंज पीरियड, और तीसरा क्या होगा? मीडियम रेंज पीरियड। कितने तरीके के पीरियड तैयार हो गए इसके अंदर? मीडियम रेंज पीरियड, ठीक है। और अगर इसका क्वेश्चन अगर हम ये बना दें कि भाई एक क्वेश्चन हमने बना दिया यहाँ पे, from a period point of view, from a period point of view,
पीपीसी, ये हम ये पूछें और इसमें फिर हम एबीसी दे दें। डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा ना मैम। डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैम। चलो आज इतना ही रखें। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी आज अपनी? 11 बजे। हाँ जी, हम 11 बजे। चलो ठीक है।